रॉ भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें प्यार से बाबा साहेब कहते हैं, एक बहुत हिम्मत और समझदार इंसान थे, जिन्होंने आज के भारत की किस्मत बखेल थी। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मऊ नाम के छोटे से शहर में हुआ था, जो अब मध्य प्रदेश का हिस्सा है। उनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल था, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार थे, और उनकी मां का नाम भीमाबाई सकपाल था। वह महार जाति में पैदा हुए थे, जिसे अछूत माना जाता था, इसलिए उनके शुरुआती जीवन में सोशल डिस्क्रिमिनेशन का दर्द था। इतनी मुश्किलों के बावजूद छोटे भीमराव में एक मजबूत इरादा और ज्ञान की गहरी प्यास थी। यही क्वालिटीज बाद में उनकी लाइफ का मिशन बनी, जिसमें उन्होंने दीबे कुचले लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। अंबेडकर के लिए पढ़ाई का रास्ता बहुत मुश्किल था। स्कूल में उन्हें और दूसरे दलित बच्चों को अलग बिठाया जाता था। उन्हें अक्सर क्लासरूम के बाहर बैठना पड़ता था। उन्हें दूसरे स्टूडेंट्स के पानी के जग को छूने की इजाजत नहीं थी, और उन्हें टीचर्स और दूसरे स्टूडेंट्स से हमेशा बेइज्जती झेलनी पड़ती थी। अन्याय के इन शुरुआती एक्सपीरियंस ने उनकी हिम्मत नहीं तोड़ी, बल्कि उन्होंने उनके अंतर जाति प्रथा के खिलाफ लड़ने की आग जुगा दी। उनके पिताजी ने उनके बेटे की असाधारण काबिलियत को आइडेंटिटी और उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए लगातार मोटिवेट किया। उन्हें यह विश्वास दिलाया कि एजुकेशन ही सोशल बैरियर्स को तोड़ने और अपने समाज के लिए सच्ची आजादी पाने का सबसे पावरफुल हथियार है। असाधारण एकेडमिक ब्रिलियंस दिखाते हुए अंबेडकर अपने समाज से हाई स्कूल ग्रेजुएट होने वाले पहले इंसान बने। उनकी एकेडमिक जर्नी फिर मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज तक पहुंची, जिसे बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तीसरे से स्कॉलरशिप मिली थी। यह उनके शांतियार एजुकेशनल परस्यूट्स की बस शुरुआत थी। बाद में वह हायर स्टडीज के लिए विदेश गए और 1917 में यूनाइटेड स्टेट्स की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। फिर वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, जहां उन्होंने 1923 में एक और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। उनके पास डॉक्टरेट ऑफ साइंस और बैरिस्टर एट लॉ क्वालिफिकेशन सहित डिग्रियों का शानदार कलेक्शन था, जिसने उन्हें अपने टाइम के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंडियनों में से एक बना दिया। इस बड़े और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन ने अंबेडकर को अपने समाज के थिमनकारी स्ट्रक्चर्स को चैलेंज करने के लिए जरूरी इंटेलेक्चुअल टूल्स दिए। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, लॉ और सोशियोलॉजी में उनकी पढ़ाई ने उन्हें पावर और इनइक्वालिटी के मैकेनिज्म की पूरी समझ दी। वह भारत सिर्फ एक स्कॉलर के तौर पर नहीं लौटे, बल्कि एक रेवोल्यूशनरी थिंकर के तौर पर लौटे, जिनके पास सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए एक क्लियर विजन था। एक विलेज के स्कूल में अलग बिठाए जाने वाले लड़के से लेकर वर्ल्ड स्तर पर आइडेंटिटी जाने वाले स्कॉलर तक का उनका पर्सनल सफर एजुकेशन की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर और एडवर्सिटी के सामने ह्यूमन स्पिरिट की रेजिलियंस का एक पावरफुल और इंस्पायरिंग टेस्टामेंट है। भारत लौटने के बाद डॉ. अंबेडकर ने अपनी जिंदगी थीश बनाने और सोशल जस्टिस के बड़े काम के लिए लगा दी है। उनका सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन तब आया जब उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। इस रोल ने उनके कंधों पर एक नए आजाद भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी। उन्होंने कई देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान से पढ़ा और ऐसे प्रिंसिपल्स को सावधानी से चुना और अपनाया जो भारत की अनोखी डाइवर्सिटी और कॉम्प्लेक्स सोशल फैब्रिक के लिए सबसे अच्छे थे। उनका लक्ष्य एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना था जो न सिर्फ एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाएगा, बल्कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन और इंडिविजुअल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर भी काम करेगा। डॉ. अंबेडकर की लीगल एक्सपर्टीज और सोशल इनइक्वालिटीज की गहरी समझ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कोर प्रिंसिपल्स को शेप देने में बहुत इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने फंडामेंटल राइट्स के एक कॉम्प्रिहेंसिव चार्टर को शामिल करने का सपोर्ट किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर नागरिक, चाहे उसकी जाति, धर्म या जेंडर कुछ भी हो, को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की गारंटी दी जाए। वह उन प्रोविजंस के पीछे के मुख्य आर्किटेक्ट थे जिन्होंने छुआछूत को उसके सभी रूपों में खत्म कर दिया, जिससे इसका अभ्यास एक दंडनीय अपराध बन गया। उन्होंने सरकारी नौकरियों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में
शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन सिस्टम भी शुरू किया ताकि उनका रिप्रेजेंटेशन और अपलिफ्टमेंट सुनिश्चित हो सके। एक ऐसा उपाय जिसे उन्होंने हिस्टोरिकल इनजस्टिस को ठीक करने के लिए जरूरी माना। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया लंबी और मुश्किल थी, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के बीच इंटेंस डिबेट्स और डिस्कशंस शामिल थे। डॉ. अंबेडकर ने इन कॉम्प्लेक्स डेलिब्रेशंस को धैर्य और कुशलता से संभाला और एक मॉडर्न, इंक्लूसिव भारत के लिए अपने विजन का सपोर्ट करने के लिए क्लियर और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स दिए। उन्होंने अथक रूप से काम किया, अक्सर लंबे समय तक, ये सुनिश्चित करने के लिए कि फाइनल डॉक्यूमेंट मजबूत, सुसंगत और फॉरवर्ड लुकिंग हो। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स से लेकर जुडिशियरी की पावर्स तक विभिन्न प्रोविजंस पर उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशंस ने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर उनकी शान हथियार कमांड और सभी फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी बनाने की उनकी अटूट कमिटमेंट को दिखाया। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। एक ऐसा थीम जिसे भारत अब रिपब्लिक डे के रूप में मनाता है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन डॉ. अंबेडकर की जीनियस, विजन और अथक प्रयासों का एक स्थायी स्मारक है। यह एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो न केवल गवर्नेंस के लिए फ्रेमवर्क तय करता है, बल्कि डिस्क्रिमिनेशन और उत्पीड़न से मुक्त समाज के लिए लाखों लोगों की आकांक्षाओं को भी दर्शाता है। इसके निर्माण में उनकी अतुलनीय भूमिका के लिए डॉ. बी.आर. अंबेडकर को सही मायने में भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के जनक के रूप में सराहा जाता है। एक ऐसे आर्किटेक्ट जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए डेमोक्रेसी और सोशल जस्टिस की फाउंडेशन रखी। डॉ. अंबेडकर का काम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की लिमिट्स से कहीं आगे था। वह अपने कोर में एक रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्मर थे। उनका पक्का विश्वास था कि सोशल डेमोक्रेसी के बिना पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस का कोई मतलब नहीं होगा। छुआछूत की गहरी जड़ वाली बुराई से लड़ने के लिए उन्होंने कई पावरफुल मूवमेंट्स शुरू किए और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को एम्पावर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनाए। 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका मतलब है एसोसिएशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द एक्सक्लूडेड, जिसके गाइडिंग प्रिंसिपल थे मीडिया ग्रुप, अंबेडकर राइटिंग ऑन ब्लैकबोर्ड, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, बैनर्स विद एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज इन रैलीज, क्लोज अप ऑफ सभा पैम्फलेट्स, स्टॉक, डिस्ट्रीब्यूट, इक्वली, एजुकेट, एजिटेट, ऑन ऑर्गेनाइज। इस ऑर्गेनाइजेशन ने मीडिया ग्रुप, विंटेज क्लासरूम विद दलित चिल्ड्रन, अंबेडकर डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स, community meetings on economic rights, pamphlets about depressed classes' rights, stock of distribute equally, education को बढ़ावा देने, economic conditions को सुधारने और depressed classes के rightsों के बारे में awareness बढ़ाने का काम किया, जिससे एक बड़े social revolution की foundation पड़ी। उनके सबसे important protest acts में से एक 1927 में महाड़ सत्याग्रह था। डॉ. अंबेडकर ने हजारों दलितों को महाड़ के चावदार टैंक तक लीड किया, जो एक पब्लिक वाटर सोर्स था और उनके लिए मना था। उन्होंने बहादुरी से टैंक से पानी पिया, हर इंसान के पब्लिक रिसोर्सेज तक पहुंचने के अधिकार का दावा किया। यह सिंबॉलिक एक्ट ट्रेडिशनल कास्ट हायरार्की के लिए एक पावरफुल चैलेंज था और अनऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी में शॉक वेव्स भेज दी। उन्होंने मूक नायक जैसे इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस भी शुरू किए, जिसका मतलब है लीडर ऑफ द वॉइसलेस। यह अखबार डिप्रेस्ड क्लासेस की चिंताओं को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए था, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके थ्यूक की कहानियों और जस्टिस की उनकी मांगों को अब मेनस्ट्रीम द्वारा इग्नोर नहीं किया जा सकता। सोशल इक्वालिटी के लिए उनका संघर्ष अक्सर उन्हें दूसरे नेशनल लीडर्स, जिनमें महात्मा गांधी भी शामिल थे, के साथ सीधे क्लैश में ले आता था। एक बड़ा विवाद डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मुद्दा था, जिसकी डॉ. अंबेडकर ने वकालत की थी। इस असहमति के कारण 1932 का हिस्टोरिक पूना पैक्ट हुआ, जबकि अंबेडकर को सेपरेट इलेक्टोरेट्स की अपनी मांग छोड़नी पड़ी।
पैक्ट के परिणाम स्वरूप जनरल इलेक्टोरेट के भीतर डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में काफी वृद्धि हुई। यह समझौता उनके प्रैक्टिकल अप्रोच को थेरशाता है, क्योंकि उन्होंने अपने समाज के लिए ठोस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हासिल किया, जिसे उन्होंने उनके एम्पावरमेंट की दिशा में एक इंपॉर्टेंट काथेम माना। अपनी पूरी जिंदगी डॉ. अंबेडकर कास्ट सिस्टम के एक अथक आलोचक बने रहे, जिसे उन्होंने ग्रेडेड इनइक्वालिटी की एक सिस्टम के रूप में बताया। उन्होंने तर्क दिया कि यह केवल लेबर का डिवीजन नहीं था, बल्कि लेबरर्स का डिवीजन था, जिसने सोशल मोबिलिटी को रोका और नफरत और डिवीजन को बढ़ावा दिया। उनके प्रयास सिर्फ अधिकार हासिल करने के बारे में नहीं थे, वे लाखों लोगों की ह्यूमन डिग्निटी को बहाल करने के बारे में थे, जिन्हें सदियों से इससे वंचित रखा गया था। उनके मूवमेंट्स और राइटिंग्स ने दलितों की एक पीढ़ी को अपने राइट्सों के लिए खड़े होने के लिए इंस्पायर किया। उनमें आत्मसम्मान और अपने उत्पीड़न को चुनौती देने की हिम्मत पैदा की, जिससे भारत का सोशल लैंडस्केप हमेशा के लिए बदल गया। डॉ. अंबेडकर का पॉलिटिकल करियर उनके सोशल रिफॉर्म्स जितना ही इंपैक्टफुल था। 1947 में जब भारत को आजादी मिली तो उन्हें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में देश का पहला कानून और न्याय मंत्री नियुक्त किया गया। इस भूमिका में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन से परे देश के लीगल फ्रेमवर्क को आकार देने में एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई। वह हिंदू कोड बिल के पीछे की ड्राइविंग फोर्स थे, लॉओं की एक सीरीज जिसका उद्देश्य हिंदू पर्सनल लॉ में सुधार करना था, ताकि महिलाओं को मैरिज, डाइवोर्स और प्रॉपर्टी के मामलों में ज्यादा अधिकार मिल सके। समाज के रूढ़िवादी वर्गों से भारी विरोध का सामना करने के बावजूद उन्होंने बिल का समर्थन किया, जिससे सोशल जस्टिस के एक अभिन्न अंग के रूप में जेंडर इक्वालिटी के प्रति उनकी कमिटमेंट पर जोर दिया गया। जैसे जैसे उनका जीवन आगे बढ़ा, डॉ. अंबेडकर हिंदू धर्म की खुद को सुधारने और जाति के अभिशाप को मिटाने में असमर्थता से तेजी से निराश होते गए। उनका मानना था कि जाति व्यवस्था इसके धार्मिक सिद्धांतों का एक अटूट हिस्सा थी और उनके लोगों के लिए सच्ची मुक्ति इसके दायरे में संभव नहीं थी। विभिन्न वर्ल्ड रिलीजनों के गहरे अध्ययन के वर्षों के बाद उन्हें बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में सांत्वना और इक्वालिटी का मार्ग मिला। वह करुणा, तर्क और जाति आधारित पदानुक्रम के अस्वीकृति के सिद्धांतों से आकर्षित हुए। यह गहरा इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल सफर एक हिस्टोरिक डिसीजन में खत्म हुआ, जिसका लाखों लोगों पर स्थायी इम्पैक्ट पड़ा। 4 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि में एक भव्य समारोह में डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म अपना लिया। वह अकेले नहीं थे, उनके साथ उनके लगभग आधा मिलियन फॉलोअर्स ने भी नए धर्म को अपनाया, जो आधुनिक इतिहास में सबसे बड़ा मास रिलीजियस कन्वर्जन बन गया। यह कार्य केवल धर्म परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था के खिलाफ अस्वीकृति का एक पावरफुल पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, जिसने उन्हें सदियों से थिबा रखा था। बौद्ध धर्म को चुनकर एक स्वदेशी भारतीय धर्म, उन्होंने अपने लोगों को डिग्निटी, इक्वालिटी और आत्मसम्मान में निहित एक नई पहचान थी, जिससे उन्हें जाति व्यवस्था की मनोवैज्ञानिक जंजीरों से मुक्ति मिली। डॉ. अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ। इस ऐतिहासिक रूपांतरण के कुछ ही हफ्तों बाद एक अतुलनीय विरासत छोड़ गए। मुंबई में उनका अंतिम विश्राम स्थल, जिसे चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है, उनके लाखों फॉलोअर्स के लिए एक पूजनीय स्थल है। उनके प्रसिद्ध शब्द जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए उनके अपने सफर को पूरी तरह से दर्शाते हैं। डॉ. अंबेडकर के एक स्कॉलर, एक सोशल रिफॉर्मर, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट और एक स्पिरिचुअल गाइड के रूप में योगदान भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में सोशल जस्टिस के लिए आंदोलनों को इंस्पायर करते रहते हैं। उनकी जीवन कहानी एक पावरफुल रिमाइंडर है कि एक व्यक्ति साहस, बुद्धि और करुणा से लैस होकर वास्तव में इतिहास का रुख बदल सकता है।